नमस्कार दोस्तों। मेरी ये कहानी 90 के दशक की है। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। लोग अपनी बातें पत्रों के जरिए करते थे। मेरी कहानी का मुख्य किरदार शोभना है, जो कि एक गृहिणी है, और दूसरा किरदार शेखर है, जो कि उपन्यासकार हैं, और तीसरा पात्र है अजय, जो कि शोभना की पति हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। शोभना, शोभना, तुम्हारा पत्र। अजय ने बाहर से आवाज लगाई। मेरा पत्र? जरूर शेखर जी का होगा। मैं ये सोचते हुए बाहर आई। अजय ने मुझे पत्र थमा दिया। मेरा अंदाजा सही निकला। किसका पत्र है? अजय ने पूछा। शेखर जी का, मैंने कहा। काफी समय से मैंने शेखर जी को कोई पत्र नहीं लिखा और ना ही उनका कोई नया उपन्यास छपा। फिर उनका पत्र क्यों आया? ये सोचती हुए मैं अतीत में पहुंच गई। शेखर जी और मेरे बीच में पत्र व्यवहार तभी होता था जब वे कोई नया उपन्यास लिखते थे और उनके उपन्यास में जो बात पसंद नहीं आती थी या जो बात बहुत अच्छी लगती थी, मैं उन्हें पत्र द्वारा बताती थी। इस तरह ये सिलसिला काफी समय से चल रहा था। मेरे और शेखर जी के बीच पाठक और लेखक का रिश्ता था। सबसे पहले अजय ही मेरे लिए शेखर जी का उपन्यास लाए थे। अजय को भी पढ़ने का बहुत शौक था और धीरे धीरे ये शौक मुझे भी हो गया और मैं शेखर जी की नियमित पाठिका बन गई। इस तरह शेखर जी का जो भी नया उपन्यास या कहानी संग्रह बाजार में आता, मैं उसे अवश्य पढ़ती और अपनी राय उन तक पहुंचाती। पत्र लिए कब तक खड़ी रहोगी? इसे पढ़ोगी भी या नहीं? अजय ने टोका तो मैं चौंक कर संभल गई। हाँ, पढ़ती हूँ। क्या लिखा है? अजय ने पूछा। वे हमारे शहर में आ रहे हैं। क्यों? कोई साहित्यिक प्रोग्राम है। ओह, कब आ रहे हैं और उनका प्रोग्राम कब है? संडे की शाम वो हमारे शहर में आ जाएंगे और उनका प्रोग्राम मंगलवार को है। ठहरने के बारे में कुछ लिखा है? अजय ने पूछा। हाँ, होटल ड्रीम पैलेस में ठहर रहे हैं। वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने अजय के सवाल करने से पहले ही बता दिया। लेकिन मैं नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हें अकेले मिलना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग सोमवार और मंगलवार को है। मेरे कुछ अधिकारी बाहर से आ रहे हैं, अजय ने कहा। ठीक है, मैंने कहा। मैं मैनेज कर लूंगी। अजय एक विदेशी कंपनी में इंजीनियर है। अजय के अधिकारी अक्सर भारत आया करते हैं और अजय आए दिन व्यस्त रहते हैं। जब तक ये अधिकारी चले नहीं जाते, अजय इनकी व्यवस्था में रात दिन लगे रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। अजय शायद ही शेखर जी से मिल पाए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अजय ने पूछा। कुछ नहीं। आप तो शायद ही मिल पाएंगे शेखर जी से। हाँ, मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो हो। लेकिन लेकिन क्या? अजय ने पूछा। मैंने उन्हें आज तक देखा नहीं। उनका कभी फोटो भी किताब पर नहीं छपा। मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? मैंने परेशान होते हुए कहा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखना, आने के बाद वो तुम्हें फोन जरूर करेंगे। तब तुम उनसे सारी बातें पूछ लेना। और हाँ, मेरे बारे में भी बता देना कि मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है ना? अब तो सारी परेशानी दूर हो गई। यह कहते हुए अजय बाहर निकल गए। मैं बरामदे में कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि शेखर जी देखने में कैसे होंगे, क्या उम्र होगी, कैसा नेचर होगा। मैंने कभी भी पत्र व्यवहार के दौरान उनसे कोई निजी बात नहीं की, इसलिए मैं उनके बारे में बस इतना ही जानती हूँ कि वे एक अच्छे लेखक हैं। कमाल है, मैंने कभी उनका फोटो उपन्यास के पीछे नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने अपना फोटो छपवाया ही ना हो। खैर, जो भी हो, जब वो आ ही रहे हैं तो पता चल ही जाएगा वो कैसे हैं। यह सोचते हुए मैं उठी और अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने लगी। सारी रात यही सोचते हुए निकल गई कि शेखर जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह। सुबह से काफी आलस आ रहा था, सिर भारी हो रहा था। शायद रात में नींद नहीं आई। अजय भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। मैडम, जल्दी करो, अजय ने कहा। जल्दी क्यों?
मैंने कहा, अरे आज ही तो मिलना है तुम्हें शेखर जी से। तुम बाथरूम में थी, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने हम लोगों को 9 बजे होटल ड्रीम पैलेस में बुलाया है, लेकिन मैंने उन्हें अपनी व्यस्तता के बारे में बता दिया। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरे कुछ कंपनी के लोग बाहर से आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन शोभना आपसे ज़रूर मिलेगी और आपको हमारा शहर भी घुमाएगी। और हाँ, उनका कमरा नंबर 107 है। होटल ड्रीम पैलेस तुम्हें पता ही है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें होटल ले जाएगा, साथ ही गाड़ी भी सारा दिन तुम्हारे पास रहेगी। मैं कंपनी की गाड़ी से चला जाऊंगा, ठीक है? मैंने तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दी, अब तुम बेफिक्र होकर जाओ। अब मैं निकलता हूँ। अजय शोभना की गाल थपथपाते हुए बोले। अरे नाश्ता तो करते जाओ, मैंने आवाज़ लगाई। तब तक अजय बाहर पहुंच गए और बोले, मेरा नाश्ता वहीं उन लोगों के साथ है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं निकल रहा हूँ। और वे गाड़ी से निकल गए। मैं गेट बंद करके अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। सोचने लगी किस तरह से सारे काम निपटाए जाएं। सामने घड़ी देखी, ओह 8 बज गए, मुझे जल्दी करना चाहिए। मैं अपना सारा काम निपटाने लगी। सब काम हो गया, अब मुझे जल्दी से नहाकर तैयार हो जाना चाहिए। ये सोचती हुई मैं अलमारी के पास पहुंची तो समझ में नहीं आया कौन सी साड़ी पहनूं। दिल के किसी कोने में यह उमंग जाग रही थी कि आज अच्छी तरह से तैयार होकर जाऊं। बहुत सालों बाद ढंग से तैयार होने का मन कर रहा था। अजय के पास ना तो इतना समय था कि वो मुझे दिखें और ना ही इन सब में उन्हें दिलचस्पी थी। आखिरकार मेरे हाथ गुलाबी रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पर रुक गए। आईने के सामने साड़ी लगाकर अपने आप को देखा। हाँ, ठीक लग रही है। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गई। साड़ी पहनकर मैंने अपने आप को तैयार किया, साथ ही मोतियों की माला गले में डाल ली। पूरी तरह से तैयार होकर एक बार फिर अपने आप को आईने में देखा। हाँ, ठीक लग रही हूँ। मैंने पर्स उठाया और ड्राइवर को आवाज़ लगाई और घर बंद करके बाहर आ गई। सुबह जो घबराहट हो रही थी वो अब उत्साह में बदल गई। मैडम कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा। होटल ड्रीम पैलेस, मैंने कहा। कार चल दी और मैं फिर सोचने लगी शेखर जी के बारे में। कभी घबराहट होने लगती तो कभी उत्साह जागने लगता। इसी कस्मकस में कब होटल आ गया पता ही नहीं चला। ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। मैंने ड्राइवर को रुकने को कहा और होटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर पहुंची और पूछा, 107 नंबर रूम कहाँ होगा? जी, फर्स्ट फ्लोर पर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैं फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी क्योंकि मुझे लिफ्ट में जाने में डर लगता था। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। थोड़ी देर में रूम नंबर 107 के सामने पहुंच गई। मैंने माथे का पसीना पोंछा और अपने आप को संभाला और घंटी बजाई। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि काफ़ी आकर्षक व्यक्ति खड़ा है, जिसकी उम्र 40-45 के लगभग होगी। क्या यही शेखर जी हैं या कोई और हैं? आप शोभना जी हैं? जी मैंने हड़बड़ाकर कहा। आप? मैं शेखर हूँ, अंदर आइए। मैं और शेखर जी अंदर आ गए। शेखर जी ने सोफे की तरफ इशारा करके मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे सामने सोफे पर बैठ गए। मुझे अभी भी पसीना आ रहा था। मैंने रुमाल से पसीना पोंछा और शेखर जी की तरफ देखा। वो मुझे पहले से ही देख रहे थे। मैं एकदम झेंप गई। वे उठे, उन्होंने गिलास में पानी डाला और मुझे दिया। पानी पीकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने धीरे से सामने देखा। शेखर जी अभी भी मुझे ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। शायद वो भाप गए थे कि मैं घबरा रही हूँ। मुझे रह रहकर अजय पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मुझे अकेला भेज दिया। क्या बात है शोभना जी, आप इतनी नर्वस क्यों लग रही हैं? शेखर जी ने पूछा। अब तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने जवाब दिया, वो मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। साथ ही आप इतने फेमस लेखक हैं,
थोड़ा घबरा गई थी। अब ठीक हूँ। हाँ, पहली बार किसी से मिलते हैं तो घबराहट तो होती है, शेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? शेखर जी ने पूछा। जी कॉफ़ी, मैंने कहा। अब मैं सामान्य हो चुकी थी। अरे, मैं तो भूल ही गई, ये बुके आपके लिए। मैंने खड़े होकर शेखर जी को दिया। अब मैं और शेखर जी दोनों खुलकर हंस दिए। थैंक्स, शेखर जी ने बुके को एक तरफ रखते हुए कहा। अब मैं पूरी तरह से सामान हो गई थी। साथ ही शेखर जी का स्वभाव भी काफी अच्छा लगा। कहीं से ऐसा नहीं लगा था कि वो इतने बड़े लेखक हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। ड्राइवर को रोकना है या भेज दूं? मैंने शेखर जी से पूछा। आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं अपनी गाड़ी लाया हूँ। शाम को आपको छोड़ता हुआ मैं वापस होटल आ जाऊंगा, शेखर जी ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है शोभना जी, कहाँ चलें? शेखर जी ने मुझसे पूछा। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत झील है, उसके चारों ओर बगीचे हैं, साथ ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है, मैं अभी आया, यह कहकर शेखर जी अंदर चले गए। चलिए, मैं तैयार हूँ। जी। शेखर जी ने पार्किंग से कार निकाली और मेरे सामने खड़ी कर दी। आइए, कार का दरवाज़ा खोलकर शेखर जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। लेकिन मैं पीछे के गेट के पास जाने लगी तो शेखर जी ने मुझे इशारे से कहा, पीछे नहीं, यहाँ आगे वाली सीट पर बैठिए। मैं संकोच के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक मैं और शेखर जी खामोश रहे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब झील आ गई। अच्छा, आप झील के किनारे बैठो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, शेखर जी ने कहा। मैं झील के किनारे आकर बैठ गई। मुझे यह झील बहुत पसंद थी। मैं अजय से अक्सर कहा करती थी कि झील के किनारे चलते हैं, लेकिन अजय के पास समय ही नहीं होता था। मैं अजय के साथ 1 या 2 बार ही इस झील के किनारे आई हूँ। आज जी भरकर इसके किनारे बैठूंगी। मैं झील की सुंदरता में खो गई। शेखर जी कब आकर मेरे बगल में बैठ गए मुझे पता ही नहीं चला। अरे, आप कब आए? जब आप झील की सुंदरता में खोई हुई थी, शेखर जी ने कहा। आपको ये सब यानी झील, पहाड़, प्राकृतिक नज़ारे अच्छे लगते हैं? मैंने कहा। हाँ, मुझे भी प्रकृति से प्यार है। आपने मेरे उपन्यासों में भी पढ़ा होगा, नदी, पहाड़, पेड़, जंगली फूल, बर्फ, ये सभी चीज़ें मुझे लिखने में मदद करती हैं, और साथ ही आप भी, शेखर जी ने कहा। मैंने शेखर जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, आप ही तो हैं जो मुझे पत्र द्वारा बताती हैं कि कहानी में क्या अच्छा है और क्या ठीक नहीं है। मैं और शेखर जी काफ़ी देर तक झील के किनारे बैठे रहे। अजीब सी खामोशी हम दोनों के बीच आ गई। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई और हमें बगीचे में बने शेड के नीचे शरण लेनी पड़ी। मौसम और भी खुशगवार हो गया था। चलिए, पहले नाश्ता करते हैं, शेखर जी ने कहा। आप मेरे मेहमान हैं, नाश्ता मेरी तरफ से होगा। चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है, शेखर जी ने कहा। हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर बाहर आकर झील के किनारे बैठ गए। 1-2 घंटे बिताने के बाद हम लोग शहर के दूसरे स्थानों को देखने चल दिए। सारा दिन घूमते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ना जाने कितनी बातें की हम लोगों ने। शाम के 6 बज गए। मुझे चलना चाहिए, मैंने शेखर जी से कहा। इतनी जल्दी? अभी तो 6 बजे हैं। पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद आपको घर छोड़ेंगे और आपके हाथों की गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम? शेखर जी ने कहा। ठीक है, मैंने कहा। हम लोगों ने डिनर किया और घर निकल गए। घर पहुंचकर मैंने शेखर जी से कहा, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। काफ़ी थकान हो गई होगी। थकान? वो भी आपके साथ? शेखर जी मुस्कुराकर बोले। मैं ठीक हूँ, आप कॉफ़ी बना लाओ। मैं भी अपने कमरे में गई, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी लेकर लौटी तो देखा शेखर जी सोफे पर
सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठे थे। कॉफ़ी टेबल पर रखी मैंने शेखर जी को आवाज़ दी। थकान हो रही है? मैंने कहा। नहीं तो। सच तो यह है कि ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे हमेशा याद रहेगा। शेखर जी ने कहा। मुझे भी, मैंने मन में सोचा। हम लोगों ने कॉफ़ी पी और थोड़ी देर तक खामोश बैठे रहे। मुझे चलना चाहिए, शेखर जी ने कहा। हम लोग खड़े हो गए। मैं शेखर जी को बाहर तक छोड़ने गई। हम लोग गेट पर फिर खड़े हो गए। पता नहीं मन क्यों इतना विचलित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शाम यहीं रुक जाए। जाते जाते आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, शेखर जी ने कहा। क्या? मैंने पूछा। यही, जब भी आप मेरे शहर आएंगी तो मुझसे ज़रूर मिलेंगी, और मैं आपके शहर आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा, और इस तरह हम इस बेनाम रिश्ते को ज़रूर निभाएंगे। और हाँ, चलते चलते एक बात और बताऊँगा। आपने पूछा था मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। मैंने शादी नहीं की है। इतना बोलकर शेखर जी कार में बैठ गए और कार से सिर बाहर निकालकर बोले, काश आप मुझे पहले मिली होती। और कार तेजी से गेट के बाहर निकल गई।